अभी तक कोई नहीं। हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है। यस सर, यस सर। अ, देखिए, जब हम ग्रहों के बारे में ग्रहों की कार्यकत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले ग्रहों के नाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ग्रहों के नाम क्या क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह के बारे में हम लोग पूरा, ये पूरा पूरा एस्ट्रोलॉजी, चाहे इवन माने क्या बोलते हैं उसको, कुंडली देखना या किसी का फलित कथन करना हो, हर एक चीजों में हमारी ये 9 ग्रह ही काम आएंगे। इसलिए इस 9 ग्रहों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बट चूंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया था, ये तो किसके लिए है? वो अ, फलित कथन के लिए है। बट ज्योतिष संहिता में इसके अलावा बहुत सारा और भी अप्रकाशित जो ग्रह हैं, उनके बारे में जानकारी हमें मिलता है। कौन कौन सा? वो है पंच अप्रकाशित ग्रह। पाथ, नंबर 1। नंबर 2 सीखी। नंबर 3 धूम। नंबर 4 परिधि। और नंबर 5 चाप। ये 5 प्रकार की और भी ग्रह है जो अप्रकाशित ग्रह है। ये जो 5 अप्रकाशित ग्रह है, इसमें पात और सिखी यानी राहु और केतु, ये पराशर के अनुसार बाकी जो सप्त ग्रह है उसके न्याय रिजल्ट देता है। यानी मेष से लेके मीन तक का जो द्वादश राशि है, उसमें चलते चलते ये क्या करता है? अपना फल देता। तो अब पात और सिखी हो गया, यानी बेसिकली 7 ग्रह। 7 ग्रह कौन कौन सा? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। पराशर जी ने उसके बाद राहु केतु को पात और सिखी के रूप में लिया। बट हम लोग राहु केतु को अकॉर्डिंग टू पराशर या अकॉर्डिंग टू अदर एस्ट्रोलॉजर, हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, क्यों है? तो पात और सिखी के बाद बचा कौन कौन सा? धूम, परिधि और चाप। ये जो 3 अप्रकाशित ग्रह है या अप्रकटित ग्रह का कह सकते हैं आप इसको, अप्रकटित ग्रह आप इनको कह सकते हैं। ये ना घटिकांश में अपना फल देता है।
पल, विपल, अनुपल सब पढ़ाएंगे। घटिका, दंड। जब हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो ये सारे चीज हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो तीन ग्रह है, धूम, परिधि और चाप, ये अपना घटिकांश में अपना फल देता है। मेदिनी ज्योतिष अगर आपको समझना है, कभी अगर आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये तीन ग्रह के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होगा। क्या है और इसको कैसे समझेंगे? जन्म दंड, यानी आप कोई एक निश्चित समय में नि, एक निश्चित समय में क्या होता है, हर एक ग्रह की अलग अलग ग्रह स्फुट होता है। यानी उसके जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सूर्य चंद्र के बगल में जो लिखा होता है ना, उसका ग्रह स्फुट, यानी इतना डिग्री, ऐसा राशि, इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकेंड। पह, पहले के जमाने में वो कला विकला इस तरह का हिसाब होता था। अभी कला विकला का हिसाब में आपको अगर समझाने जाऊं, तो ना तो आपको समझ में आएगा, और ना ही हम माथा खराब नहीं करना चाहेंगे। वो एक समय आएगा जो मैं आपको बता दूंगा कि घंटा, मिनट और सेकेंड के हिसाब से उसकी रिलेशंस कैसा बनेगा। वो एक मापदंड है, वो मैं आपको बता दूंगा, स्केलिंग है। अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि, सूर्य का जो स्फुट है, यानी राशि, डिग्री, मिनट और सेकेंड, वहां से जो स्फुटांश का उसकी जो दूरी होगी, स्फुटांश के जो दूरी है, वो अगर आप एक्चुअली समझ जाएं, तो ये तीन अप्रकटित ग्रह जिनके बारे में मैंने बताया, धूम, परिधि और चाप, इसको आप समझ सकेंगे। ये क्या होता है, हर दिन इसके गोचर अलग अलग होता है, और गोचर में भी जो है ना, वो घटिकांश का फर्क होता है। घटिकांश का फर्क के बल पे ये अपना अपना फल प्रकाशित कर जाते हैं, जिनको हम कभी समझ भी नहीं पाते होंगे। अ, इसीलिए प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू वैदिक जब प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे भी ये तीन अप्रकटित जो ग्रह है, इनका कैलकुलेशन हम पूरी तरह से नहीं कर पाते होंगे, जिनके कारण हमारी प्रेडिक्शंस बहुत हद तक जो है ना, सही नहीं हो पाता। मैं आपको पूरा 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 इस चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे महामारी होता है, मान लीजिए राष्ट्रीय विप्लव, ये सब ज्योतिष संहिता का हिस्सा है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है।
महामारी, अचानक महामारी, जैसे कोरोना आया था कुछ दिन पहले, ये कोरोना का कालखंड ऐसा क्यों था? ये, या तो कोरोना क्यों आया, इसकी जब हम प्रिडिक्शन करना चाहेंगे तो हमें ये तीन अप्रकटित ग्रह के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे अग्नुत्पात हो गया, ज्वालामुखी फट गया, या राष्ट्र में अचानक क्रांति आ गई, ये सारी चीज हम जहां से प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो है ये तीन अप्रकटित ग्रह के अनुसार। चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं। धूम, पहला, धूम जन्म समय में सूर्य का जो स्फुट है, यानी वो कितना राशि में है, कितना डिग्री में, कितना मिनट में, कितना सेकेंड में है, वहां से 133 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, किसी भी जातक का अगर हम ये तीन अप्रकटित ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, धूम, परिधि और चाप, तो धूम का क्या है? जन्म समय के जो रवि रवि का स्फुट है, रवि स्फुट ही बता दे रहे इसको, यानी सूर्य का राशि, डिग्री, मिनट और सेकेंड, उससे 133 डिग्री को आपको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद जो राशि, जो डिग्री, जो मिनट या जो भी सेकेंड आ रहा है वो है धूम की अवस्थान। इस तरह से पात का, पात मतलब कौन सा? पराशर के हिसाब से राहु। मैं हर एक चीज को आपको बता देना चाहूंगा, ये पंच अप्रकटित ग्रह का पूर्ण विवरण देना चाहूंगा। धूम ग्रह का जो राशि, डिग्री, मिनट या सेकेंड प्राप्त होगा, वहां से आप अगर 12 राशि यानी 360 डिग्री माइनस करेंगे तो जो राशि मिलेगा आपको वो होगा पाप का हिस्सा। माने 12 राशि को आप वहां से माइनस कर दीजिए, वहां वो होगा पाप। बट यहाँ पे एक मतभेद है, मत विरोध है, वो थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। पराशर जी ने पाक को राहु माना था, बट हम लोग अभी ये देखे हैं कि अगर ये अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला अगर हम फॉलो करते हैं, यानी
माने धूम तो हमको मिल जाएगा कहाँ, सूर्य के स्फुट से। वहां से 360 डिग्री माइनस करने के बाद जो माने पाथ का जो डिग्री मिनट मिलता है, ये लेकिन राहु के साथ अकॉर्डिंगली एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे हमें शायद लगता है बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता है। पराशर का जो पाथ का मतलब राहु जिन्होंने बोला था पराशर ने, वो शायद एक्चुअली राहु नहीं है। मैं सिर्फ आपको क्या कहते हैं, थ्योरी दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, आप लोगों को भी करने के लिए बोलूंगा। परिधि, तीसरे नंबर। पात ग्रह की जो राशि स्फुट होगा, यानी सूर्य का स्फुट से 360 डिग्री, उससे 133 डिग्री जोड़े तो धूम मिला। उसके बाद 360 डिग्री माइनस किए तो पात मिला। और वहां से 6 राशि अगर जोड़ देते हैं तो वो परिधि की अवस्था में। चाप, ये 360 डिग्री यानी 12 राशि से परिधि का जो स्फुट है, यानी राशि डिग्री मिनट सेकेंड, उसको अगर माइनस करते हैं तो चाप मिलेगा। और चाप के साथ 17 डिग्री जोड़ दीजिए तो सिक्की मिल जाएगा। यहाँ पे फिर वही बात बताऊंगा, अगर सिक्की को जैसे पराशर ने बताया था कि सिक्की केतु है, तो वो भी मतलब अ, हम जब गणित ज्योतिष करते हैं तो कैलकुलेशन में ना केतु का डिग्री मिनट एक जैसा नहीं होता। यानी यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ अभी रिसर्च की आवश्यकता। बट ये सिद्धांत को अगर हम पढ़ते हैं और सिद्धांत में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला के साथ ये राहु केतु की आ, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ना मिलता नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब इतना था कि इन 5 अप्रकटित ग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे महर्षि पराशर ने बताया था कि अप्रकटित ग्रह के बारे में उन्होंने जो बताया है, वो है सूर्य, चंद्र और लग्न स्फुटांश को जोड़ने से आयु, विद्या हानि और वंशनाश। बट ये अभी मुझे तो ऐसा नहीं मिला। ये अकॉर्डिंगली मतलब जो शास्त्र है, वो इसके पीछे के कारण बता रहा हूं। क्योंकि पराशर जो है ना महाभारत कालीन है। मैंने
हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि हर एक 72 ईयर्स में एक दिन का जो है ना फर्क पड़ जाता है। यानी सूर्य की स्फुट 1 डिग्री बदल जाता है। शायद वही कारण है कि उन्होंने जो फॉर्मूला में उन्होंने जो कहा है और आज हम लोग जो देख रहे हैं उसमें शायद अंतर इसी के वजह से। यानी 72 के हिसाब को अगर हम लोग मान लें तो अभी स्फुटांश बहुत सारा बदल गया है उन दिनों की अपेक्षा। उन दिनों में जो था वो आज है नहीं। इसीलिए ये जो 5 अप्रकृतित ग्रह जो है उसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें आज की अवस्थान में उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में हमें रिसर्च करना होगा। अ, पहले हम लोग पूरा प्लेनेट को समझ लेंगे, उसके बाद ग्रहों की पराजित ग्रह, सरल, अतिचारी, बकरी, ये सब चीज बाद में समझेंगे। ये सब भी हमें समझना पड़ेगा। बट सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हम एक्चुअली ग्रह की कारकता क्या क्या है। ग्रह की कारकत्व को समझ जाएंगे तो शायद हमें आसानी होगी बहुत सारी चीज समझने के लिए। चलिए जानते हैं। बहुत बहुत सारा चीज समझना। सूर्य जो प्राण का ऊर्जा है उसकी जो कारकत्व है वो सूर्य के पास है। ये ऑलरेडी हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के बारे में बहुत सी चीज जान चुके हैं। तो नेचुरली हम वैदिक में बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। वहाँ पे कारक ग्रहों के बारे में जो बताए हुए हैं वो वीडियो देख लेने से ग्रहों की कारकत्व एक ही जैसा आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज जो हमें जानना होगा वो थोड़ा सा बता देते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी हमने बताया है कि सूर्य का 7 किरण है, 7 तरह का रोशनी है। वो ग्रह नक्षत्रों को ये 7 तरह का माने ग्रहों को 7 तरह का किरणों के माध्यम से वो क्या करता है, संप्रेषित करता है या उसकी एनर्जी वो एक दूसरे पे जो है ना क्या करता है उसको बोलते हैं पोषण देना, न्यूट्रिशियस। अब इसकी न्यूट्रिशंस कैसा है, जैसे सुषुम्ना के द्वारा वो चंद्र को रोशनी देता है, हरिकेश के द्वारा नक्षत्र को देता है, विश्वकर्मा रोशनी के द्वारा वो बुध को देता है, विश्वश्रवा रोशनी के द्वारा वो शुक्र को देता है, हाँ, संयद बसु रोशनी के द्वारा वो मंगल को पोषित करता है, अरबा बसु
रोशनी के द्वारा वो बृहस्पति को पोषण देता है। स्वर नामक जो रोशनी है उसके द्वारा वो शनि ग्रह को पोषण देता है। ये ऑलरेडी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं। बट होता क्या है यहाँ पे, अब जब वैदिक पढ़ेंगे ना तो हमें शत्रु और मित्र ग्रह की प्रभाव देखना पड़ेगा, जो केपी में या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने इतना देखा नहीं था। जैसे एक उदाहरण देते हैं, शनि, राहु, ये जो तमस भाव लेके आता है या तमस भाव का उद्रेक करने वाला जो दो ग्रह है, अल्टीमेट ये क्या करता है, ये हर एक जीव को उसके कामना या वासना उसके अंदर डाल देता है। और शुक्र, शुक्र का जो भावात्मक जितने भी ग्रह हैं वो जीव की कल्याण की कल्याणकारक जो ऊर्जा है ना, उसकी रहस्य को समझ नहीं पाता। फिर से एक बार बताता हूं, शनि और राहु तमस भाव की वजह से उसने अब हर एक के जीवन में कामना या वासना को उद्रेक करता है। बट शुक्र भावात्मक जो भी जीव होंगे वो शुक्र भावात्मक जीव कोशिश करेंगे सूर्य की कल्याणकारी जो रोशनी है वो लेने का। बट शनि राहु इसको समझ नहीं पाए, यानी अल्टीमेट क्या हुआ, एक दूसरे की वैपरीत्य यानी विपरीत गुण एक दूसरे के अंदर प्रवाहमान होगा। वैसे एग्जाम्पल बृहस्पति में भी दे सकते हैं। एक चीज माने इस ये जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कोशिश करिए। आप लोगों ने पुराण की कहानी जानते हैं, शुक्राचार्य राक्षसों का देवता है, राक्षसों के गुरु है। बट वो कभी भी राक्षस को इस तरह से मतलब कॉन्वेंस नहीं किए कि तुम देवताओं के विरुद्ध युद्ध करो। उन्होंने कभी नहीं किया। फिर भी राक्षस युद्ध करते हैं, देवताओं को विपक्ष में जाके अपने आप को, अपना ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़ते हैं। यानी शुक्राचार्य जो जिन्होंने संजीवनी बनाया है, तो उन्होंने ये तो बिल्कुल बोल के रखा है राक्षस को कि चलो अगर तुम मर जाओगे तो हम कोशिश करेंगे तुम्हारे गुरु के नाते कि मैं तुमको फिर से जिंदा कर दूंगा। बट उन्होंने कभी लड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। बहुत बारीक चीज है, बहुत मिनिमम चीज है, उसको समझिएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, बुधादित्य योग, जहाँ पे सूर्य और
आपका मार्करी मतलब बुध। सूर्य बुध इकट्ठे होके युति बनाते हैं। 8 डिग्री के अंदर एक दूसरे का अवस्थान होता है। और वो बुधादित्य योग मतलब होता है सबसे बड़ा ज्ञान योग। बुधादित्य योग का मतलब होता है सबसे बड़ा ज्ञान योग। ये सबसे बड़ा जो ज्ञान योग है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है, इसको क्यों बोलते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान योग? क्योंकि सूर्य की जो पार्टिकल्स है ना, जो फोटोन्स है, वो जैसे हमारी पृथ्वी की मतलब पौधों को पोषण देते हैं, वैसे हमारी वो भी ज्ञान वाला जो क्या बोलते हैं उसको, कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं, वो ज्ञान वाला कोशिकाओं को पोषण भी वही देते हैं, जिसके वजह से हम तरह तरह का नया नया चीज का इन्वेंशन या डिस्कवरी करते रहते हैं। बुधादित्य योग को इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या पराशरी ज्योतिष में या इवन जैमिनी ज्योतिष, जो पराशर जी के बेटे का शिष्य थे, उन्होंने भी बुधादित्य योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना था। बट आजकल हम बुधादित्य योग कई कुंडलियों में देखते हैं, बट प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलता। एक राशि में अगर बुध और आदित्य मतलब सूर्य हो तो बुधादित्य योग नहीं बनता है। उनके एक दूसरे की ऑर्ब में आना चाहिए। और वो ऑर्ब कौन सा है? मैक्सिमम ऑर्ब होता है सूर्य का 10 डिग्री, बाकी सबका 8 डिग्री। एक ऑर्ब में आना चाहिए। तो सूर्य के हिसाब से देख लें, सूर्य के 10 डिग्री के अंदर अंदर अगर बुध है तो ही बुधादित्य योग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इससे क्या होता है, नई नई सृष्टि के आगाज होने लगती। कैसे? क्योंकि रवि खुद सृष्टि का ग्रह है। रवि जो है ना, वो खुद पूर्ण ज्योति की मालिक है। और कर्म और ज्ञान के विकास बिना सूर्य का हो ही नहीं सकता है। पूर्ण सत्यता, हमारी जो सत्ता होता है ना, सत्ता, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सेल्फ रियलाइजेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके अनुकूल आपके सूर्य ना हो। तो बुधादित्य योग ऐसे ही बनते हैं। आदित्य मतलब होता है पूर्ण विकास ऑफ योर माइंड स्फीयर। और बुध का मतलब होता है द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ योर टोटल ब्रेन। अब पूर्ण विकास हुआ, एडाप्शन हो गया। आप एडाप्ट करके अपने आप को ऐसी जगह पे उन्नीत कर लिए कि जहाँ पे आपको नई नई चीजों को सोचना या समझना बहुत इजी हो जाता है। और साथ में बुध यानी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ
अगर आपके सोल की इंटीग्रिटी अगर इकट्ठे हो जाए तो सोचो क्या रिजल्ट आएगा। इसी की वजह से उन्होंने बताया था कि ये बुधादित्य योग है सर्वश्रेष्ठ योग। असल में क्यों था वो भी आपको समझना पड़ेगा। उस समय हमारे जीवन में मेन मैटर क्या था? पराशर यानी महाभारत कालीन की बात कर रहा हूं। वहां पैसा मैटर नहीं करता था। अभी हमारी जो वर्तमान जीवन है वहां पे पैसा बहुत बड़ा मैटर करता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके चरित्र कितने अच्छे हो, आपकी व्यक्तित्व कितने ही प्रकट हो, बट आप वो मान्यता आपको नहीं मिलता है समाज में जो मिलना चाहिए। मैं जस्ट डिफरेंसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे क्या था? व्यासदेव के पास पैसा नहीं था तो वो जंगल में रहते थे कुटीर में। बस अनाज भर की उनकी आवश्यकता थी ताकि वो अपना जिंदा रह सके। उनको आलीशान महल की आवश्यकता नहीं थी। बट अभी आज के जमाने में वो चीजें परिवर्तन हो गए। अभी हमें लगता है भैया अमृत मत दो, कई करोड़ रुपया दे दो तो वो हमारे लिए अमृत है। तो पूर्ण सत्य मतलब होता है सूर्य, और कंप्लीट इनर नॉलेज मतलब हो गया मार्करी। दैट इज बुधादित्य योग। बट आज के जमाने में, आज के एवज में अगर हम सोचें तो ये तो बेकार का योग। हम सत्यता लेके क्या करेंगे? सत्यता अगर सामने में बहुत महान होता तो इतने बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो जेल नहीं जाते। सबको चाहिए होता है पैसा। चलिए थोड़ा सूर्य के बारे में और जान लेते हैं। सूर्य है, सूर्य मतलब क्या होता है? रोशनी।